औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है इसका मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4। ये जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं इनके अंदर, और ये स्पेशल लेक्चर नंबर 1 है इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। तो आपने ये चूँकि अगला चैप्टर शुरू हो गया तो इसके नोट्स जो हैं वो अलहदा से बनाने हैं, उसी के साथ मिक्स नहीं कर देने हैं, ठीक है। अलहदा से नोट्स जो हैं वो बनाने हैं इस चैप्टर नंबर 4 के। क्योंकि अभी क्लास के अंदर जो है हमारा वो चैप्टर नंबर 3 अभी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन चूँकि कोर्स ज़्यादा है तो मैंने ये चैप्टर नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट कर दिया। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टडी करना इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैटर। अभी तक आपने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया वो वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको स्टडी किया है। अब हमने स्टडी करना है कि अगर मैटर यानी कि मैटर को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। ये दो किस्म के हमारे पास मटेरियल्स की कैटेगरीज होती हैं ऑन द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। तो पहले देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स आप जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, और इन मोस्ट केसेस दीज ये जो कैरियर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चार्ज कैरियर जो है वो फ्रीली मूव करते हैं इन द कंडक्टिंग मटीरियल, यानी कि ऐसे मटीरियल्स जो होते हैं इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर जाती है। दीज आर द substances like metals, जैसे कि मेटल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, जिनके अंदर के लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम these free charge carriers are electrons। और ज़्यादातर ये जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, इनको आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका नाम देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उनको कहा जाता है। ये फ्री चार्ज कैरियर जो होते हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टिंग मीडियम में। दीज फ्री चार्ज कैरियर्स कैन मूव in the conducting medium। और ये चार्ज कैरियर जो है ये कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मूव कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर जाती है। अब दूसरे नंबर पे बी के ऊपर हमारे पास इंसुलेटर। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिनके अंदर तमाम पार्टिकल जो हैं वो बाउंड होते हैं। These are the substances in which all particles are bound। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें तमाम पार्टिकल्स बाउंड होते हैं, यानी कि आपके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते।
तो चार्ज कैरियर जो हैं वो अपनी पोजीशन को स्लाइटली शिफ्ट कर लेते हैं इन रिस्पांस टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। द चार्ज पार्टिकल्स shift their positions slightly on the response of applied electric field। तो ये स्लाइटली अपनी पोजीशंस थोड़ी सी चेंज करते हैं अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया जाए। लेकिन ये पार्टिकल जो हैं वो लीव नहीं करते जो विसिनिटी होती है इनके मॉलिक्यूल्स की। But these particles do not leave, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये लीव नहीं करते हैं द विसिनिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, अपने मॉलिक्यूल्स की विसिनिटी यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द ये होते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स के ये साथ होते हैं, ये उनको लीव नहीं करते। अब जो आइडियल डाइइलेक्ट्रिक है वो होता है कि जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। एन आइडियल डाइइलेक्ट्रिक इज दैट which has no free electrons। तो एक आइडियल डाइइलेक्ट्रिक वो होता है कि जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो द इंसुलेटर्स जो हैं ये आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय एन अदर नेम डाइइलेक्ट्रिक्स, या नेम तो नहीं लेकिन इनको करेक्टराइज किया जाता है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डाइइलेक्ट्रिक से मिलती हैं इंसुलेटर की। क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं इनमें चूँकि फ्री चार्जेस कैरियर्स आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फ्री चार्ज कैरियर्स ना अवेलेबल होने की वजह से इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास कर सकती, इसलिए हम इनको इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इंसुलेटर्स are also characterized by an other name डाइइलेक्ट्रिक्स। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो बेसिकली इंसुलेटर्स होते नहीं हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंसुलेटर्स जो हैं उनसे मिलती हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमें इंसुलेटर और कंडक्टर्स का पता लग गया। अब हम डिस्कस करते हैं आगे डाइइलेक्ट्रिक्स को। तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस विच आर all the charged particles are bound strongly to constituent molecules। तो डाइइलेक्ट्रिक्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिन मॉलिक्यूल से वो बन रहे होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स are the substances in which
in which the all charged particles are bounded strongly to their constitute constitute molecules. Strongly to constitute molecules. ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं स्लाइटली ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन ये अपने मॉलिक्यूल्स की विसिनिटी जो है उसको लीव नहीं करते। These charged particles may shift their positions slightly in the presence of the applied electric field। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये स्लाइटली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, बट डू नॉट लीव द विसिनिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अपने मॉलिक्यूल्स की जो विसिनिटी है, यानी कि जिस एरिया में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं छोड़ते, उसी जगह पर मौजूद रहते हैं। तो इसलिए जो आइडियल डाइइलेक्ट्रिक है उसके अंदर कोई फ्री चार्ज पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता। Thus an ideal dielectric has no फ्री चार्ज, उसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं होता, एंड शोज ज़ीरो कंडक्टिविटी, जाहिर बात है कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, फ्री चार्ज नहीं है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर डाइइलेक्ट्रिक जो है ज़ीरो कंडक्टिविटी शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। The presence of external electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप अप्लाई करेंगे तो चार्ज पार्टिकल स्लाइटली अपनी पोजीशन से शिफ्ट होंगे, लेकिन वो जिस जगह पर उनके मॉलिक्यूल्स हैं उस विसिनिटी से वो लीव नहीं करेंगे, यानी कि वो मूव नहीं करेंगे। तो जब वो मूव नहीं करेंगे तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं ये बिहेव करेंगे लाइक इंसुलेटर, और इस किस्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको आप डाइइलेक्ट्रिक्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम डाइइलेक्ट्रिक जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इंड्यूस्ड डाइपोल्स वो क्या होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल्स।
तो व्हाट हैपन्स टू ए न्यूट्रल एटम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जब आप किसी न्यूट्रल एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके साथ क्या होगा। तो पहला गैस तो हम ये कहेंगे जी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एटम जो है वो चार्ज नहीं है और फील्ड जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एटम एज ए होल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कोड है न्यूक्लियस की और एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो उसको सराउंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो रीजन्स ऑफ चार्ज हैं विद इन द एटम जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द फील्ड। तो न्यूक्लियस जो है वो पुश होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट वे में। तो इन प्रिंसिपल जो फील्ड है अगर वो लार्ज इनफ हो तो ये पुल करता है एटम को अपार्ट कंप्लीटली, यानी कि आयोनाइजिंग। तो सब्सटेंस जो है देन बिकम हो जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। तो विद लेस एक्सटर्नल फील्ड इक्विलिब्रियम जो है वो सून स्टैब्लिश हो जाता है। और अगर सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कोइंसाइड ना करे न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर, और इसकी वजह से एटम जो है वो टुगेदर रहता है। तो दो ऑपोजिट फोर्सेस ई पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस अपार्ट, देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्राइंग देम बैक टुगेदर। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ये इनको एक दूसरे की तरफ धकेलती है। तो ये एक बैलेंस पे पहुंच जाते हैं, लीविंग द एटम पोलराइज। तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो पोलराइज हो गया विद प्लस चार्ज शिफ्ट स्लाइटली ऑन द माइनस, स्लाइटली शिफ्ट एक तरफ चला जाएगा और माइनस तो अदर। तो एटम नाउ हैज़ अ टाइनी डाइपोल मोमेंट पी विच पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज ई। तो अब एटम जो है उसका एक टाइनी डाइपोल मूवमेंट होगा और वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस तरफ जो डाइपोल मूवमेंट होगा। तो टिपिकली जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के, कि जब तक फील्ड जो है वो स्ट्रांग यानी कि पी अल्फ़ा ई के बराबर होता है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है अल्फ़ा, इसको कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है जी। तो पहली बात यह है कि व्हाट हैपन टू न्यूट्रल एटम। व्हाट हैपन टू द neutral atom when it is placed in the electric field E। ये क्वेश्चन है कि क्या होगा। तो चूंकि एटम नहीं चार्ज है तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंस द एटम इज नॉट चार्ज, तो चूंकि एटम जो है वो चार्ज नहीं है, सो फील्ड हैज नो इफेक्ट on it, but it is not correct। लेकिन ये करेक्ट नहीं, ठीक है। हम कहेंगे जी न्यूट्रल है तो इस पर फील्ड इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एटम जो है ऑल दो द एटम एज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम जो है वो एज होल यानी कि पूरी तरह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों मौजूद हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो एज होल हम कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की भी कोर होती है, देयर इज ए
पॉजिटिवली चार्ज कोर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कोर होती है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम जो है वो देते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग है, एंड ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग इट। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसको सराउंड कर रहा है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं, तो इसलिए एज होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दीज टू रीजन्स ऑफ चार्ज विद एन एटम, अब ये दो रीजन ऑफ चार्ज हैं एटम के अंदर। दीज टू रीजन्स ऑफ चार्ज विद इन एटम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फील्ड। तो ये जो दो रीजन है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रीजन, ये रीजन जो है एटम के अंदर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फील्ड से। अब न्यूक्लियस जो है वो पुश होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। The nucleus pushed in the direction of the field। तो न्यूक्लियस जो है वो पुश होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स in the opposite direction of the field, and the electrons in the opposite direction of the field। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, न्यूक्लियस जो है वो उस फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस्ड होंगे। अब अगर फील्ड जो है वो लार्ज इनफ है, इफ द फील्ड इज लार्ज इनफ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड है फील्ड का, तो ये एटम को पुल कर देगा पार्ट कंप्लीटली। इट पुल द एटम अपार्ट कंप्लीटली, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीटली, और ये आयोनाइजिंग हो जाएगी। ठीक है, आयोनाइजेशन हो जाएगी जब वो कंप्लीटली इसको शिफ्ट कर देगा। एंड इट बिकम्स कंडक्टर, यानी कि अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि उसकी वजह से एटम जो है वो कंप्लीटली पुल हो गया है अपार्ट, आयोनाइजिंग हो गई है और ये कंडक्टर बन गया, यानी कि इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर जो हैं वो जनरेट हो गए हैं। लेकिन विद लेस एक्सटर्नल फील्ड्स, लेकिन अगर लेस एक्सटर्नल फील्ड्स हो, विद लेस एक्सटर्नल फील्ड्स, अगर एक्सटर्नल फील्ड्स जो हैं
वो लेस हों, यानी कि वो इतनी हाई मैग्नीट्यूड के साथ ना हो, तो एन इक्विलिब्रियम इज सून इस्टेब्लिश। तो एक इक्विलिब्रियम जो है एन इक्विलिब्रियम सून इस्टेब्लिश्ड। तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा अगर एक्सटर्नल फील्ड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इनफ उनका मैग्नीट्यूड लार्ज नहीं है। अब जब इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगा तो जो सेंटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डज नॉट कंसाइड। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका सेंटर जो है वो कंसाइड नहीं करेगा विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है जी, यानी कि दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा, शिफ्टिंग पैदा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, these positive and negative charges attract each other। तो ये पॉजिटिव, अब पॉजिटिव साइड न्यूक्लियस वाली और दूसरी नेगेटिव साइड जो इलेक्ट्रॉन वाली है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर। द एटम टुगेदर। तो इसकी वजह से एटम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, वो होल्ड टुगेदर रहता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग नहीं होते इस कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब दो अपोजिंग फोर्सेस जो हैं वो जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं ई पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस अपार्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को एक दूसरे से परे धकेल रही है। द टू अपोजिंग फोर्सेस, अब दो अपोजिंग फोर्सेस जो हैं ई पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस अपार्ट। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को परे धकेल रही हैं और इनकी जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्राइंग them back together। तो दो अपोजिंग फोर्सेस यानी कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी वजह से दो अपोजिंग फोर्सेस लग रही हैं। फील्ड की डायरेक्शन में न्यूक्लियस मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसको परे धकेल रही हैं फोर्सेस। लेकिन जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान, वो इनको एक दूसरे की तरफ वापस ला रही है और इसकी वजह से ये एक बैलेंस पे रीच करते हैं, टुगेदर रीच ए बैलेंस, जिसकी वजह से एक बैलेंस जो है क्रिएट होता है
लीविंग द एटम पोलराइज्ड। जो कि एटम को पोलराइज कर देता है विद प्लस चार्ज शिफ्टेड, जिसमें प्लस चार्ज जो है वो शिफ्ट होता है स्लाइटली वन वे, एक साइड के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर, एंड द माइनस ऑन द अदर वे। एक साइड पे माइनस और एक साइड पे प्लस, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो शिफ्ट होते हैं। अब एटम जो है इसके पास एक टाइनी डाइपोल मोमेंट है पी। Now the atom has a tiny dipole moment p। अब एटम जो है उसके पास एक टाइनी डाइपोल मोमेंट p है which points in the same direction as E, which points in the same direction as E, और वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो कि प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एज लॉन्ग एज द फील्ड is not too strong। जब तक कि फील्ड अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो फिर तो वो कंडक्टर बन जाएगा, फिर तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से बाहर निकल जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में से बाहर निकल जाएंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा एटम जो है। तो ये जो इक्वेशन जहाँ पर आती है हम इसको कहते हैं P इज इक्वल टू एल्फा ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आप कह लें। अब यहाँ पर अल्फा जो है इसको हम कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अल्फा जो है ये होता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डिटेल्ड structure
of an atom in the question। तो इसकी वैल्यू जो है वो एटम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब हर जो मटेरियल होता है उसका एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इसकी वैल्यू जो एटम क्वेश्चन के अंदर है, यानी कि जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तो ये ग्रिफिथ में इसका टेबल दिया हुआ है 4.1, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, इन सब की एटॉमिक प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो गिवन है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे जो है इसके अंदर अब अगर हम यहाँ पर मालिक्यूल्स की बात करें तो मालिक्यूल्स के लिए ये सिचुएशन जो है ये इतनी सिंपल नहीं होती। ये ज़्यादा जो है वो पोलराइज होते हैं, मोर रेडली सम डायरेक्शंस देन इन अदर्स। कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो 4.5 जब 10 की ताकत नफी 40 कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन है। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल, तो ओनली जो है वो 2 × 10 की ताकत 40 के लिए फील्ड जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, तो जब फील्ड जो है वो सम एंगल होता है एक्सेस के ऊपर, यू मस्ट रिजॉल्व इट इनटू पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम इसको पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ड्रा कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई ईच बाय पोलराइजेबिलिटी, और हर एक को पोलराइजेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। तो इस केस के अंदर जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है मे नॉट इवन बी इन द सेम डायरेक्शन एज ई। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंस एटम्स एट लीस्ट अरेंज देमसेल्फ इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें एटम्स अपने आप को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर लेते हैं फॉर ए कम्प्लीटली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब ये तो पहले तो हमने बात की थी एटम्स की, तो फॉर मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स जो हैं, द सिचुएशन इज नॉट सो सिंपल। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके लिए सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, बिकॉज दे पोलराइज मोर रेडिली। ये ज़्यादा तेज़ी से पोलराइज हो जाते हैं इन सम डायरेक्शंस देन अदर्स। कुछ डायरेक्शंस में दूसरों के मुकाबले में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 as shown in figure 1A, as shown in figure 1, जिसको कि हमने फिगर 1 में शो किया है, हैज़ ए polarizability of 4.5 10⁻⁻40 कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन when you apply the field along the axis of the molecule।
ठीक है, तो ये मालिक्यूल जल्दी पोलराइज हो जाते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक ही नहीं होती, इनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन हो सकती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये फिगर है, ये ओ, ये सी और ये ओ। ठीक है, इसको क्या दें, ये फिगर 1। तो इसमें आपने फील्ड को अप्लाई किया अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन इसके अंदर से 2 × 10 की ताकत नफी 40 जो है फील्ड का, बट 2 × 10⁻⁻40 फॉर द फील्ड्स। लेकिन इतना हिस्सा जो फील्ड्स का है 2 × 10 की ताकत 40 परपेंडिकुलर दिस डायरेक्शन, तो वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। यानी कि भाई जितना फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें से 2 × 10 की ताकत नफी 40 जो है वो इस फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि व्हेन द फील्ड इज एट सम एंगल टू द एक्सिस, व्हेन द फील्ड, इसका मतलब है कि जब फील्ड जो है इट्स सम एंगल, वो किसी एंगल के ऊपर है टू द एक्सिस, एक्सिस से, तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसको फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करें हर एक को पोलराइजेबिलिटी से, एंड मल्टीप्लाई ईच बाय पोलराइजेबिलिटी, और हर एक को पोलराइजेबिलिटी जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो P जो है ये आपके पास आ जाएगा अल्फा परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर प्लस अल्फा पैरेलल ई पैरेलल। इसको क्या दें, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट।
वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो दोबारा शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई जिसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पर जो इंड्यूस डाइपोल है, इन दिस केस तो इस केस के अंदर द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पोलराइजेशन की वजह से, मे नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, may not be in the same direction। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में हो एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़रूरी नहीं है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन, क्योंकि अब कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एंगल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए सिंपल मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक सिंपल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर एटम्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इन इट एटम्स अरेंज themselves in the straight lines। अपने आप को स्ट्रेट लाइंस के अंदर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मोस्ट जनरल रिलेशनशिप है बिटवीन ई एंड पी, ठीक है, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब इक्वेशन जो आपके पास थी 1, इक्वेशन 1 कैन बी रिप्लेस्ड। इक्वेशन 1 जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय मोस्ट जर्नल लीनियर रिलेशन बिटवीन ई एंड पी। between E and P। ठीक है, E और P का जनरल रिलेशन यूज करके जो इक्वेशन 1 में था, तो इसको कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स एक्स ई एक्स प्लस अल्फा वाई वाई ई वाई प्लस अल्फा जेड जेड ई जेड। ठीक है, इसी तरह पी वाई ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा वाई एक्स ई, ये आना था अल्फा एक्स 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 वाई और एक्स जेड एक्स जेड। तो पी वाई आएगा अल्फा वाई एक्स ई एक्स प्लस अल्फा वाई वाई ई वाई प्लस अल्फा वाई जेड ई जेड। और पी जेड जो है ये आ जाएगा आपके पास अल्फा जेड एक्स ई एक्स प्लस अल्फा एक्स वाई ई वाई प्लस अल्फा जेड जेड ई जेड।
इस सारी इक्वेशन को आप क्या लें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास सेट ऑफ 9 कांस्टेंट है अल्फ़ा आई जे, ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के ऊपर, द सेट ऑफ 9 कांस्टेंट्स, जो 10 कांस्टेंट्स हैं, 9 कांस्टेंट्स सॉरी, अल्फ़ा आई जे, जो कि अल्फ़ा आई जे है, कॉन्स्टिट्यूट द पोलराइजेबिलिटी टेंसर, जो कि पोलराइजेबिलिटी टेंसर को फॉर्म कर रहा है फॉर द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, देयर वैल्यू डिपेंड अपॉन दी, इनकी वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती हैं ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस के ऊपर यूज जो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस जो हैं उनको चूज़ करें, दो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा पॉसिबल है, ठीक है जी, कि आप टू चूज प्रिंसिपल एक्सेस कि प्रिंसिपल एक्सेस जो हैं उनको चूज किया जाए सच दैट द ऑल ऑफ डायगोनल टर्म्स वैनिश, such that all off diagonal terms vanish, सारी ऑफ डायगोनल टर्म्स जो हैं वो वैनिश हो जाएं, लिविंग जस्ट नॉन ज़ीरो पोलराइजेबिलिटीज एंड लिविंग जस्ट non-zero polarizabilities alpha xx, alpha yy, alpha z। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट अगर आप बनाएं तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये p का हमारे पास क्या बनेगा कि इस तरफ अल्फ़ा एक्स एक्स, अल्फ़ा एक्स वाई, अल्फ़ा एक्स जेड, अल्फ़ा वाई एक्स, अल्फ़ा वाई वाई और अल्फ़ा वाई जेड, और इधर अल्फ़ा जेड एक्स, अल्फ़ा जेड वाई और अल्फ़ा जेड जेड। तो आप इस तरह एक्सेस चूज़ करें कि सिर्फ ये डायगोनल टर्म्स यानी कि ये वाली टर्म्स जो हैं ये रह गए, बाकी सारी ज़ीरो है, यानी कि अल्फ़ा एक्स एक्स, अल्फ़ा वाई वाई और अल्फ़ा जेड जेड, बाकी सारी ज़ीरो।
इस तरह चूज़ करें एक्सेस को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने स्टडी किया कि इंड्यूस्ड डाइपोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह फार्म होते हैं। अच्छा, अब आप आए कि एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 4.1 है ग्रिफिथ की, उसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं इसकी मज़ीद इंसाइट हासिल करने के लिए। एग्जांपल 4.1 ग्रिफिथ, और ये पेज है 168 के ऊपर। एग्जाम्पल है कि प्रिमिटिव मॉडल फॉर एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉइंट न्यूक्लियस प्लस क्यू सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल क्लाउड माइनस क्यू ऑफ रेडियस है। कैलकुलेट द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ सच एटम। इस तरह के एटम की पोलराइजेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब एटम क्या है कि आप देखें कि ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से ये ए इसका रेडियस हो गया। आप इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो यहाँ से इस जगह तक ये डी डिस्टेंस है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई न्यूक्लियस विल बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू द लेफ्ट। ठीक है, ये जो ई है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया है तो द न्यूक्लियस स्लाइटली, तो न्यूक्लियस स्लाइटली शिफ्ट करेगा टू द राइट, राइट की तरफ, एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड to the right, to the left, as shown in the above figure। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स है वो बहुत स्मॉल हैं। अब हम यहाँ पर ये ज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रिटेन करता है अपनी स्फेरिकल शेप को। वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिटेन इट्स स्फेरिकल शेप, कि ये अपनी स्फेरिकल शेप को रिटेन करता है। अब जो है वो इक्विलिब्रियम अकर करेगा, द इक्विलिब्रियम विल अकर। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम जो है वो अकर करेगा व्हेन द न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड, when the nucleus is displaced a distance d, जब न्यूक्लियस जो है वो डिस्टेंस d डिस्प्लेस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए ये सेंटर जो है स्फीयर इसके, from the center of the
सफ़ियर, ये सफ़ियर का सेंटर और इधर से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है। अब इस पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड जो है एट दैट पॉइंट, एक्सटर्नल फील्ड पुशेस द न्यूक्लियस। इस पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो पुश करेगा न्यूक्लियस को टू द राइट एग्जैक्टली बैलेंस और ये किसको बैलेंस करेगा? इंटरनल फील्ड पुलिंग इट टू द लेफ्ट। अब एक इंटरनल फील्ड भी मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में है, ठीक है जी। तो अब जो यहाँ पर फील्ड है E is equal to E, where E is the field produced by the electron cloud, ठीक है जी। तो ये ई जो है, ये फील्ड जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। अब जो हमारे पास फील्ड है now the field at a distance d, distance d पर from the center of the sphere, center of sphere से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, that is EE is equal to 1/4 pi epsilon naught QD over AQ। तो इसका मतलब है कि फिर एट इक्विलिब्रियम के ऊपर E is equal to EE, so E is equal to 1/4 pi epsilon naught QD over AQ। तो यहाँ पर P जो है वो QD के बराबर है, तो E is equal to 1/4 pi epsilon naught P over AQ, क्योंकि P जो है वो QD डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ E। अब जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है अल्फा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ के बराबर है जी। P इज इक्वल टू अल्फा E, ये अल्फा के बराबर है। अब इसके अंदर जो
ए क्यूब है, 4 पाई ए क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अल्फा 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा 4/3 पाई ए क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई ए क्यूब, दैट इज़ अल्फ़ा 3 एप्सिलॉन नॉट वी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एटॉमिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर v जो है, where v is the volume of an atom, v जो है वो वॉल्यूम है एटम का। ठीक है, तो ये हमने एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब पाएँ ये तो हो गया इंड्यूस डाइपोल्स। नाउ नेक्स्ट यू विल मूव अहेड टू पोलराइजेशन इन डाई इलेक्ट्रिक्स, कि डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर जो है वो पोलराइजेशन किस तरह होती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Polarization in dielectrics। तो जो डिस्प्लेसमेंट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, द डिस्प्लेसमेंट of positive and negative charge of an molecule of a dielectric with respect to their mean position, इनकी मीन पोजीशन के मुताबिक, अंडर द एक्शन ऑफ द external field is known as polarization। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन से जो स्लाइटली शिफ्ट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट का पैदा होना है, इनका अपनी मीन पोजीशन से स्लाइटली शिफ्ट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इस प्रोसेस को जो है वो आप नाम देते हैं पोलराइजेशन का या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। अब आप कंसिडर करें एक डाइलेक्ट्रिक, कंसिडर ए डाइलेक्ट्रिक इन विच, एक डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर करें जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस,
जिसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं आर देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, आर देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। ठीक है जी, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपनी मीन पोजीशंस के ऊपर है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के आर सर्टनली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक तो जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के are certainly affected by the presence of the external electric field। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं डाइलेक्ट्रिक के, ये ऑब्वियसली इफेक्ट होते हैं जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें। तो जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई होता है, so when an external electric field is applied, ठीक है जी, जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, इट काजेज ए फोर्स टू बी एक्सर्टेड ऑन ईच चार्ज पार्टिकल, इट काजेज फोर्स, तो ये एक फोर्स को काज कर रहा है, फोर्स एक फोर्स काज करता है टू बी एक्सर्टेड ऑन ईच, to be exerted on each charged particle, और ये फोर्स जो है ये हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है। फील्ड बेसिकली फोर्स ही होती है, ठीक है, तो ये हर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करता है। अब जब ये फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करती है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, the positive charged particles, जो positive charged particles हैं being pushed in the direction of the field, being pushed in the direction of the field, ठीक है जी, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में पुश होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और वो अपोजिट डायरेक्शन जो है फील्ड की उसमें शिफ्ट होते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है ईच मॉलिक्यूल का आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्वल बीइंग पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। सो the negative
So the positive and negative part, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है ईच मालिक्यूल का, हर मालिक्यूल का, आर डिस्प्लेस्ड, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन from their equilibrium positions in the opposite directions. ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज जो है फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हैं हाउएवर आर लिमिटेड, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो ये लिमिटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होते, एक हद तक ये डिस्प्लेसमेंट होता है, स्लाइटली शिफ्टिंग जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर आती है। These displacements, however, are limited, ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं। और ज़्यादातर केसों में एंड इन मोस्ट केसेस, और ज़्यादातर केसेस के अंदर टू वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल डायमीटर, यानी कि मॉलिक्यूल के डायमीटर से भी कम होते हैं। ठीक है जी, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है लिमिटेड है, बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, बाय स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग forces which are set up by the charging charge configuration. तो ये डिस्प्लेसमेंट बड़े लिमिटेड होते हैं और मोस्ट केसेस के अंदर ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए डायमीटर होते हैं। और ये क्यों लिमिटेड होते हैं? बाय स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्सेस विच आर सेट अप बाय द चार्जिंग चार्ज कन्फिग्रेशन, जो चार्जिंग चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं इन द मॉलिक्यूल के अंदर। और यहाँ
यहाँ पर आप इसको क्या लें, इसको ब्रैकेट ले लें ऐसे। अब जो यहाँ पर टर्म है द बाउंड चार्ज, जो भी हमने पीछे डिस्कस भी की है, द टर्म बाउंड चार्ज। अब यहाँ पर जो टर्म आ रही है बाउंड चार्ज इन कंट्रास्ट टू द फ्री चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, in contrast to the free charge of the conductor, क्योंकि इसका कंट्रास्ट है, बाउंड का मतलब है कि बाउंड है मॉलिक्यूल से, is sometimes used to emphasize, is sometimes used to emphasize, ये emphasize करने के लिए इस्तेमाल होती है, that such molecular charges are not free to move, that such molecular charges are not free to move, क्योंकि इस तरह के मॉलिक्यूलर चार्जेस जो हैं चूँकि ये बाउंड है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते वेरी फार, बहुत दूर है एक दूसरे से। are to be extracted from the dielectric मटीरियल, और इनको डाइलेक्ट्रिक मटीरियल से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये बाउंड चार्जेस हैं। टर्म है बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्जेस के जो एटम के न्यूक्लियस के साथ बाउंड हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मटेरियल के अंदर उनकी विसिनिटी के अंदर मौजूद हैं, इनके दरमियान स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और ये बहुत ज़्यादा फासले तक जो है वो फ्री नहीं है मूव करने के, और इनको आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में से बाहर भी इसी वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो ओवरऑल इफेक्ट है, द ओवरऑल effect from the macroscopic point of view, जो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है, is most easily visualized, is most इसको आसानी से विजुअलाइज किया जा सकता है as a displacement of the entire positive charge, as the displacement of the entire पॉजिटिव चार्ज, तो जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्प्लेसमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक
in the dielectric relative or relative to the negative charges. तो ये जो ओवरऑल इफेक्ट है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ मोस्ट इजीली विजुअलाइज्ड, इसको आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज्ड है। इन दिस वे a dielectric is said to be polarized. इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज्ड है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज polarization in dielectrics। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। अब आप देखिए कि ये अब हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं जिससे इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं पोलराइजेशन को, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर जनरेट होता है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो शिफ्ट हो जाते हैं चार्जेस अपने सेंटर से। अब ये आपके पास जो है ये ई फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, इसको क्या दें, ये फिगर 1 है। ये क्या है, पीस ऑफ पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। ये हमारे पास पीस है एक पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल का। इसमें देखें आपके ये नेगेटिव पॉजिटिव 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 और नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक पीस है पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटीरियल का। A polarized डाइलेक्ट्रिक, जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है, इवन दो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इवन दो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन के ये जो डाइलेक्टर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बोथ एट एक्सटीरियर पॉइंट्स यानी कि बाहर वाले पॉइंट्स हैं, बोथ एट एक्सटीरियर पॉइंट्स, बाहर वाले पॉइंट्स के ऊपर, एज वेल एज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक।
और इसके साथ साथ एक्सक्यूज में डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी फील्ड जो है वो यानी कि बाहर भी फील्ड जनरेट होती है और अंदर भी। अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which produces the polarization, जो कि पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है, इज नोन एज पोलराइजिंग फील्ड। उसको हम पोलराइजिंग फील्ड का नाम देते हैं। अब जो फील्ड प्रोड्यूस होता है पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है, वो अपोज करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। The electric field produced due to the polarization, जो प्रोड्यूस होता है अपोजेस अपोज करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। is called depolarizing field। इसको हम डीपोलराइजिंग फील्ड का नाम देते हैं एंड इज डिनोटेड बाय ईडी, और इसको ईडी से डिनोट करते हैं। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, तो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर टोटल फील्ड है एट एनी पॉइंट is given by E is equal to E external minus ED। तो टोटल फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर वो एक्सटर्नल में से डीपोलराइजिंग फील्ड को आप माइनस कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आगे हमने देखना है पोलराइजेशन वेक्टर P। अब आप कंसिडर करें एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कंसिडर a small volume element delta V of a
डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डेल्टा वी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम का which as a whole is electrically neutral, which as a whole is electrically neutral, जो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर मीडियम जो है वो पोलराइज्ड है, ठीक है, इफ द मीडियम इज पोलराइज्ड, अगर मीडियम जो है वो पोलराइज्ड है यानी कि उसमें पोलराइजेशन हुई है, देन ए सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैज बीन इफेक्टेड, then the separation of positive and negative charges has been affected। तो फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी सेपरेशन जो है वो इफ़ेक्ट होगी, और जो वॉल्यूम एलिमेंट है इफेक्टेड, and the volume element is characterized, और जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसको आप करेक्टराइज करेंगे बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी आर डी क्यू। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वांटिटी जो है डिटरमिन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डेल्टा वी एट ए डिस्टेंस पॉइंट्स that is at distance large compared with the dimensions of the volume element। ठीक है, तो this quantity determines the electric field। ये क्वांटिटी डिटरमिन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस बाय डेल्टा वी जो कि डेल्टा वी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है एट ए डिस्टेंस पॉइंट at a distant points that is at distances from delta v, यानी कि डिस्टेंसेज हैं डेल्टा वी से लार्ज कंपेयर्ड with the dimensions of the volume element।
डेल्टा वी। इसका मतलब यह है कि जो क्वांटिटी डिटरमिन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि डेल्टा वी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर, यानी कि जिनका कोई फासला है, और वो इतना डिस्टेंस है कि जो वो लार्ज कंपेयर्ड है, यानी कि वो डिस्टेंस जो डायमेंशन है डेल्टा वी की उससे ज़्यादा है, ठीक है, जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर रहे हैं। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम is called the electric polarization, which is given by, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम देते हैं। इसको हम देखते हैं कि P इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा V। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब P जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि जब लिमिट जो है डेल्टा V की वो बिकम्स वेरी स्मॉल, P must be defined as the limit to delta V is very small, कि जो लिमिट है डेल्टा V की वो वेरी स्मॉल है फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि एटॉमिक लेवल के ऊपर नहीं हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको अपर लेवल के ऊपर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर जो P है वो एक पॉइंट फंक्शन बन जाता है। In this case P becomes a point function। तो इस केस में P जो है वो एक पॉइंट फंक्शन बन जाता है एंड हैज ए यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर P जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। P is the vector quantity। P जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज द डायरेक्शन ऑफ और जो डायरेक्शन है एंड हैज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा P, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डेल्टा P की डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन of displacement of positive charge with respect to negative charge।
जो कि डायरेक्शन है फील्ड की। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इन केस ऑफ पी, तो इस केस के अंदर पी जो है वो एक बन जाता है पॉइंट फंक्शन, और इसके यूनिट्स जो है वो कूलम पर मीटर क्यूब के हैं। पी जो है पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो डेल्टा पी की डायरेक्शन ही है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कब पैदा होते हैं, जब जो डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट से होती है। क्योंकि डाइपोल कब प्रोड्यूस होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से एक डाइपोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है, यानी कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल होता है उसी डायरेक्शन में फील्ड होती है। तो इसकी डायरेक्शन भी फील्ड की ही डायरेक्शन जो है वो होती है। अब जो डेल्टा वी है, एज डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल। अब डेल्टा वी जो है वो स्मॉल है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक it still contains many molecules. It still contains many molecules. तो स्टिल इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। Therefore sometimes we consider, therefore sometimes we consider electric dipole moment Pm of a single molecule। और ये Pm जो है इंटीग्रल आर डी क्यू के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का। अब डेल्टा वी जो है वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत स्मॉल है, लेकिन स्टिल इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिहाजा हम सम टाइम्स जो है इसे कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। यानी इसको एक सिंगल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब इक्वेशन 1 जो है, therefore 1, अब जो इक्वेशन 1 है implies dipole moment related to डेल्टा वी, जो डेल्टा वी से रिलेटेड है, इस डेल्टा पी, जो कि डेल्टा पी है, एंड फॉर all molecules inside delta V।
वी टेक डेल्टा पी इज इक्वल टू summation m pm, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 2 जो है तो इक्वेशन 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगी P1 ओवर डेल्टा वी और समेशन एम पी एम, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो उन तमाम डाइपोल्स के लिए जो इनसाइड हैं जो कि इनसाइड है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर। लेकिन ये जो इक्वेशन 3 है ये सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल है। तो अब उस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो डाइपोल्स हैं उनकी पोलराइजेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात होगी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। अब नेक्स्ट जो है वो हमने स्टडी करना है अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह अपने आप को लाइन करते हैं, और फिर हम देखेंगे द फील्ड ऑफ ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट यानी कि बाउंड चार्जेस। तो अभी मैं ये लेक्चर जो है इसको यहीं पर एंड करता हूँ। सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन जो है इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो इधर मैं एंड करता हूँ लेक्चर को। ये स्पेशल लेक्चर था, ये चैप्टर नंबर 4 है और ये अलहदा से आपने इसको नोट डाउन करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।